गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके थे और उसमें तो कुछ खास प्रैक्टिस की जरूरत नहीं थी। वो फैक्चुअल था, आता था तो बनता है, नहीं बनता है तो नहीं बनता है। तो उसमें 40 क्वेश्चन तो लगभग सबका बन जाता है, आपने देखा होगा। तो 80 नंबर उससे हो जाता है। तो वो दो तरीके से हो सकता है कि अगर कोई रिस्क नहीं लेता है तो 43-44 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, 2-3 गलत होगा तो उससे भी आपका 80 नंबर हो जाएगा। और अगर कोई ज्यादा रिस्क लेता है, वो 48 अगर अटेम्प्ट करेगा तो 6 गलत होगा। 6 गलत मतलब आपका 2 सही क्वेश्चन भी निगेटिव हो जाएगा, तो तब भी उसका 80 ही आ जाएगा। मतलब आप ज्यादा भी अटेम्प्ट करोगे तब भी आपका उतना ही नंबर आएगा, कम भी करोगे तो उतना ही आता है। मतलब अल्टीमेटली आपका कितना सही है उस पर आपका मार्क्स डिसाइड होता है। तो 80 नंबर सीजी पोर्शन से ही हो गया और कट ऑफ गया था 105। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे 25 नंबर और चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग जितना पढ़े हुए हैं उसी से ही आपका आराम से 25 से 30 नंबर आ जाएगा। आपको बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब एनालिसिस दो तरीके से हो सकता है। एक एनालिसिस होता है जो एक्सपर्ट एनालिसिस होता है, आप यूट्यूब में आप वीडियोस देखते होंगे, जिसमें क्या करते हैं एग्जाम के बाद सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसका आंसर बताते हैं। तो लेकिन उससे ये फायदा तो मुझे होगा कि आप लोग सोचेंगे कि इनको सब पता है, सारे आंसर्स पता है। तो लेकिन आप लोगों को भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग के मन में ये बैठ जाएगा कि सर को तो सब पता था इसलिए बन गया, ये इंटेलिजेंट है, हम लोग को नहीं आता है। तो आप लोग क्या करोगे, 1 महीने तक सारी चीजें खोजने लग जाओगे, जो जो आंसर्स थे कि ये कहाँ पे मिलेगा, ये कहाँ पे मिलेगा, और एग्जाम हॉल में भी हड़बड़ा जाओगे क्योंकि सर को सारी चीजें पता थी इसलिए उनसे बन गया और हमसे नहीं बन रहा है। तो इससे आप लोग का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं वैसा एनालिसिस ना करके स्टूडेंट की तरह एनालिसिस करूंगा कि एग्जाम हॉल में मुझे क्या क्या चीजें पता थी और मैंने क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किया। और सिर्फ देखिएगा, उससे ही आपका आराम से 30 से 40 नंबर आ जाएगा इंडिया पोर्शन से। और उसके बाद फिर मैं आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आ, अभी जैसे कि ये 51 क्वेश्चन है। कैबिनेट समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों को चुनिए। तो ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता था, फ्रेंकली स्पीकिंग। ये क्वेश्चन मैं पढ़ के नहीं गया था। लेकिन जरूरी नहीं आप हर क्वेश्चन पढ़े रहो तभी आंसर दे सकते हो। जैसे कि इसका अगर ऑप्शन देखें हम लोग, पहला है कि संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। तो आप अगर इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा कि कैबिनेट शब्द कहीं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में क्या शब्द दिया है, मंत्री परिषद। ठीक है, और कैबिनेट का पहली बार जिक्र कब हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। क्या हुआ था, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिए थे बिना कैबिनेट की अनुशंसा के। इसलिए जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो कैबिनेट का पहली बार जिक्र हुआ। तो जब था तो कैबिनेट समिति का नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ये उल्लेख नहीं है, सही हो गया। ठीक है, बस अब दूसरा ऑप्शन देखिए। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। अब इसका अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं तो। अगर हम अब थर्ड ऑप्शन देखें, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वो समिति के अध्यक्ष हो। अब कैबिनेट समिति में कैबिनेट के मेंबर होंगे। ठीक है, कोई भी अगर आप नहीं भी जानते तो ये तो जानेंगे। अब कैबिनेट में सबसे बड़ा कौन होता है, प्रधानमंत्री। उसके लिए वर्ड भी यूज किया जाता है प्राइमस सेंटर पेरस, फर्स्ट अमंग इक्वल, या जो बराबर है उनके मध्य प्रथम। तो कोई भी अगर कमिटी बनेगा तो उसको चेयर तो हमेशा प्रधानमंत्री करेगा। ये हम नॉर्मल लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये सही, तो ये गलत हो गया। अब ऑप्शन हम लोग देखेंगे। अब हमको सेकंड और थर्ड फोर्थ देखने की जरूरत ही नहीं है, सभी कथन सही है। ये नहीं हो सकता, 1 2 3 सही है तो 3 तो गलत है, ये भी नहीं हो सकता। चौथा हम लोग देखेंगे, 1 3 4 सही है, ये भी नहीं हो सकता। 1 और 2 सही है लेकिन कथन 3 गलत है। मतलब 3 गलत है और 1 सही है, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो हमको कुछ भी नहीं पता था इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन हमने सिर्फ लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये हो गया। अब इसको मैं ये करता हूं कि पहले हम लोग इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं बोल रहा था, पहले सारे हम लोग इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड राउंड में टफ में आते हैं। और जैसे पिछले बार भी पूछ रहे थे कि पहले इजी करना चाहिए कि टफ करना चाहिए, तो उसका स्ट्रेटजी हर बार अलग अलग होता है। मैंने भी जैसे बताया था कि पहले 1 घंटे में पूरा सॉल्व करो, फिर आधे घंटे में, वो जरूरी नहीं है हर बार एप्लीकेबल हो। जैसे इसका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ही अलग था, तो जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्सन था उसमें हमको एक ही राउंड में पूरा सॉल्व हो गया। जो बन रहा था बना, नहीं बना तो नहीं बना, तो उसको दोबारा जाने की जरूरत भी नहीं है, वो एक ही बार में हो गया। लेकिन यहाँ पे टफ आ रहा है क्वेश्चन, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमसे बन रहा है उसको ही पहले बताते हैं।
तो कोई ये काउंट करते जाइए, ठीक है, कि कितना फर्स्ट राउंड में बन जाता है, उससे ही हमको क्लियर हो जाएगा कि कितना बन रहा है। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, मतलब ये फैक्चुअल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर फैक्ट आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनता। तो अगर ये मान के चलते चलो हमको याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन निकाल देते हैं। नेक्स्ट। अब ये सांख्य दर्शन सर ने शायद पढ़ाया होगा। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता, ये हम लोग को सबको पता है। अब कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी शक्ति द्वारा नहीं। तो सर ने अगर ये स्टेटमेंट भी नहीं बताया होगा तो आपको ये बताया कि ये नास्तिक दर्शन है, नहीं सॉरी, नास्तिक नहीं है, आस्तिक है, लेकिन ये ईश्वर को नहीं मानता है। तो यही लिखा है किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं, मतलब उससे ही हमको पता चल जाएगा कि भगवान को नहीं मानता। इसमें 25 तत्व बताते हैं, वो डिटेल में मेंस में जाने की जरूरत है, अभी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हमको पता चल गया कथन एक भी सही है, दो भी सही है, तो जो भी ऑप्शन में दोनों है वो हो जाएगा। तो अपने पास 2 क्वेश्चन हो गया, जितना पढ़े 2 सही हो गया। नेक्स्ट। भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथन। तो ये क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, न इससे पहले कभी ऐसा क्वेश्चन आया है प्री में, न मेंस के सिलेबस में है। तो ये हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते किसी को आता होगा, तो ये हम छोड़ सकते हैं फर्स्ट राउंड में, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कौन से खिलाड़ी सबसे ज्यादा दोनों पारियों में 0 पर आउट हुआ। तो ये ना तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और स्टैटिक में इतना डिटेल में कोई घुस के नहीं पड़ता, मतलब अगर कोई क्रिकेट का कीड़ा हो वही बता सकता है। इस क्वेश्चन का भी हम आंसर नहीं बता सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, सीजीपीएससी या व्यापम में एक बार आया था कि भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा तो ये फर्स्ट जो कथन है वो गलत है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे इसमें, ऑप्शन दिखाइए इसमें, पहला गलत है, ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये सही है, ये भी सही है, मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, बी। मतलब आपने प्रीवियस से सॉल्व किया होगा तो आपको सारे ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन से आपका आंसर लग गया, तो अपना 3 क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट। अब ये है कि पाइपलाइन को उसके क्रम से जमाइए, तो ये क्वेश्चन तो कोई पढ़ के नहीं जाएगा, तो पाइपलाइन पढ़ लिया वही बहुत बड़ी बात है, उसके बाद उसको क्रम में मतलब कितने किलोमीटर का, ये तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं पढ़ा रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं। और ऊपर से क्वेश्चन को विलोपित भी हो गया, मतलब आप दिमाग लगा के इसको सॉल्व भी करते डिलीट भी हो जाता, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ही ठीक है। नेक्स्ट। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहला अगर ऑप्शन देखिए हम लोग, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की पदवी है, ये जनरली हम नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था, ये भी नहीं पढ़े रहते, किसी किसी को पता होता है, तो ये भी छोड़ सकते हैं। अब थर्ड देखिए, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे, ये सबने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट। राजा टोडरमल अकबर के सेना के प्रधान सेनापति थे, तो टोडरमल के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये 9 रत्न में थे, ठीक है, उनके जो भू राजस्व व्यवस्था जो थी धर्मशाला पद्धति, उसके प्रणेता थे, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर ये उसके प्रधान सेनापति होते तो हम कहीं तो पढ़े रहते, क्योंकि अकबर इतना बड़ा राजा है, उसका अगर प्रधान सेनापति टोडरमल होता हम कहीं तो पढ़े होते, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब ऑप्शन 4 गलत है, ये सही है, ठीक है। अब ऐसा अगर हम देखें, और ये नहीं है, केवल कथन 3 और 4 सही है, ये भी नहीं हो सकता है, केवल कथन 3 सही है और कथन 4 गलत, मतलब 4 गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सिर्फ ऑप्शन सी बच रहा है, कथन 3 सही है। तो हमने सिर्फ कथन 3 और कथन 4 देखा, और वो भी हमने पढ़ा हुआ है, सिर्फ कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है ये, और सिर्फ उतने से ये हमारा आंसर लग गया। अब यही चीज है, और अगर हम इसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो बता रहा हूं लोग क्या करते हैं, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा है कि प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन आया था कि तानसेन का हमको निक नेम पढ़ना है, अकबर की शादी किससे हुआ, उसके भाई का नाम क्या है, तो लोग वही नहीं सोचते हैं कि ये क्वेश्चन में हमको डिमांड ही नहीं है कि हमको वो आंसर जानना है, हम सिर्फ लॉजिक लगाएंगे और जितना आता है उससे ही हमारा क्वेश्चन बन जाता है। और मेरा एक फ्रेंड है, मैं बता रहा हूँ,
उसको किसी ने ज्ञान दे दिया कि वो 6-7 साल से पीएससी की तैयारी कर रहा है, और कि अब तो हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत डीप में आते हैं, अब आपको सबका पूरा डिटेल में उसका बायोडाटा पढ़ना पड़ेगा, कौन कहाँ पैदा हुआ है, कितना क्या किया है, उसकी शादी कहाँ हुई, सब चीज पढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन देखा लेकिन एनालिसिस नहीं किया है कि कितना हमको जरूरत है। तो आप देखिए कि सिर्फ जो फैक्ट है, आईने अकबरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, ये जरूरत है, ये जरूरत, टोडरमल फेमस है, बाकी हम इग्नोर भी करेंगे तो चलेगा। तो पीएससी बाबा लोग से बच के रहिएगा, जो बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं ना, कई लोग इतने साल से तैयारी करते रहते हैं। तो या तो किसी से ज्ञान मत लीजिए, या अगर ज्ञान ले रहे हैं तो सही जगह पे लीजिए, गलत जगह पे लेंगे तो भटका देंगे। ठीक है, तो अपना 4 क्वेश्चन सही हो गया ना। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको जनरली सब पढ़े नहीं रहते हैं। मतलब मैंने मंजूषा का नाम सुना था कि बिहार में होता है, और पट्टचित्र के बारे में सुना था, लेकिन इतना डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा था, और शायद कोई नहीं पढ़ा होगा उस टाइम पे। ऐसे क्वेश्चंस को हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये है कि 1952, अब हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो मुश्किल से 1947 तक पढ़ते हैं। अब उसके बाद कौन सी पार्टी बनी, उसके कौन कौन मेंबर थे, ये भी कोई नहीं पढ़ता है, इसको भी हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये हर बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और मुस्कान पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें एक लिस्ट भी दिया हुआ है, लैंड होल्डर एसोसिएशन से लेके आज तक जितनी वो बनी हुई है, वो कब बनी, कहाँ पे बनी, और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उसमें ये दिया हुआ है। और ये मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका हम आंसर लगा सकते हैं, राधा कांतदेव। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए था। अब ये त्रिपुरी अधिवेशन, ये भी सबने पढ़ा हुआ है, ये भी सबसे बनना था 1939। अब लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हुआ है कि यहाँ पे वर्ड यूज किया मनोनीत, यहाँ पे वर्ड किया इलेक्टेड। मतलब ये पीएससी की गलती है कि मनोनीत को ट्रांसलेट किया इलेक्टेड, और बस इसी क्वेश्चन की वजह से ये आंसर डिलीट हो गया, विलोपित हुआ है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका आंसर सभी सही लगाए थे, गलत हुआ तो सभी का गलत हुआ, विलोपित हुआ तो सभी के लिए हुआ। इसलिए कभी भी पीएससी को ब्लेम मत करना कि अगर अब सिलेक्शन नहीं होता है तो गलती हमारी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भी हो रहा है सबके लिए हो रहा है, हमारे लिए कुछ अलग पेपर तो सेट नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन विलोपित हो गया। नेक्स्ट, कितना करेक्ट हो गया हमारा? ज्यादा हो गया सर, 6। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में ही बना था, और उसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 7, पाटलिपुत्र के बारे में ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो इसको छोड़ सकते हैं। अगर पता है तो सोन नदी और गंगा नदी के बीच में पाटलिपुत्र। अब ये क्वेश्चन है, ये तो कोई भी नहीं बना सकता कि ना तो ये हिस्ट्री में आता है, ना इन आर्ट एंड कल्चर में, कि वो कौन से वर्ष में प्रिंसिपल बने। ऐसे क्वेश्चन को क्लियरली छोड़ सकते हैं, मतलब इसको ऐसे इग्नोर करिए कि आपने ये क्वेश्चन देखा ही नहीं है। नेक्स्ट, सीधा आगे बढ़िए। ठीक है, अब ये ऐसा है कि आपको अगर पता है डायरेक्टली अनुसूचित जाति जनजाति की कितनी सीट आरक्षित है तो आप बना सकते हो, फर्स्ट राउंड में इसको छोड़ सकते हो। लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आगे बताता हूँ। फर्स्ट राउंड में आप जैसे अगर आपको नहीं पता आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि पहले पीएससी ने लिया हुआ है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार है, और इस बार उसको विधिक अधिकार नहीं लिया हुआ है। तो इसके पीछे का मैं आपको तर्क बता रहा हूं, क्योंकि 2 तरह के एक्सपर्ट होते हैं। मतलब किसी भी अधिकार को हमको विधिक लेना है या संवैधानिक लेना है, उसका 2 तरीका होता है। पहला कि वो अधिकार कहाँ दिया हुआ है, तो जैसे संपत्ति का अधिकार संविधान में दिया हुआ है, आर्टिकल 300A। तो एक जो वर्ग है वो उसको बोलेगा संविधानिक अधिकार। अब एक दूसरा वर्ग है, उनके अकॉर्डिंग कोई भी अधिकार संवैधानिक है विधिक, उसका डिसीजन ये होगा कि उसका उपचार का अधिकार कहाँ दिया हुआ है। जैसे कि मौलिक अधिकार है वो संविधान में दिया हुआ है, और उसका उपचार का अधिकार भी संविधान में दिया हुआ है,
आर्टिकल 32 226 दोनों में दिया हुआ है, इसलिए वो संवैधानिक है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है ये दिया तो संविधान में है, लेकिन अगर आपका संपत्ति संबंधित कोई भी केस होता है, आप संविधान के थ्रू नहीं जा सकते। आप जो भी जमीन से संबंधित कानून है, संपत्ति संबंधित कानून, उसके थ्रू कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका उपचार का अधिकार कहाँ दिया हुआ है? जो कानून है विधि में, तो उस अनुसार ये विधिक अधिकार है। तो पीएससी ने इसको एक बार विधिक अधिकार लिया हुआ था, और लेकिन यहाँ पे क्या किया है, इसको गलत माना हुआ है विधिक अधिकार को। और पहला तो सबको पता ही है कि 44वें संविधान संशोधन में पहले ये क्या था कि फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 19(1)(f) एफ में था और 31 में भी दिया हुआ था। फिर क्या हुआ, जो भूमि सुधार कानून था उसको जब हमने पास किया तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। हर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जा रहा था, जितने केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो फिर उसके बाद इसको हटा दिया गया और उसको फिर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो एक तो सही है, लेकिन दो सही भी ले सकता था, गलत भी ले सकता था। लेकिन पीएससी ने इस बार इसको संवैधानिक अधिकार संवैधानिक अधिकार माना है। और यूपीएससी भी इसको संवैधानिक अधिकार लेता है। राइट टू वोट को भी लेता है, क्योंकि राइट टू वोट भी 326 में दिया हुआ है, लेकिन उसका उपचार का अधिकार संविधान में नहीं दिया हुआ है। तो उसको उस तरीके से हम उसको विधिक अधिकार भी मान सकते हैं, क्योंकि उसका उपचार किससे होता है? आरपीए एक्ट जो 1951 का है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको विधिक अधिकार भी मान सकते हैं, लेकिन वो संविधान में दिए से संवैधानिक भी मान सकते हैं। तो ये क्लियरली आपके विवेक पे है कि पीएससी अगली बार क्या आंसर लेगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। मैं आपको दोनों पहलू बता देता हूं, आप ऑप्शन के बेसिस पे डिसाइड कर लेना अगली बार आपको क्या लेना है। लेकिन अगर दोनों दे दिया तो पीएससी क्योंकि संवैधानिक ले रहा है, यूपीएससी भी संवैधानिक लिया है, तो आप नेक्स्ट टाइम संवैधानिक वो कर सकते हो अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो। नेक्स्ट, अब जलोढ़ मिट्टी का दिया हुआ है। तो हमको तो ये पता है कि जलोढ़ मिट्टी एक बहुत बड़े एरिया में पाया जाता है, ठीक है, सबसे अधिक में करीब 43-44% है। तो फर्स्ट आंसर है कि 14%, तो ये तो गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन अगर देखें, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ तो यही होती है, ये भी गलत हो गया। अब बचता है ऑप्शन बी और सी। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये फैक्ट अगर आपको पता है तो आप अटेम्प्ट करिए, और या फिर इसका अगर पता है कि और ने किस नामों से जाना जाता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको पता है तभी अटेम्प्ट करिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। तो इसका आंसर सी है, बी गलत था, ठीक है, बी नहीं पाया जाता। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस को अगर पता है तो अटेम्प्ट करिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। अब सबसे लंबी नदी से आरंभ कर सबसे छोटी नदी तक। अब हमको पता है कि सबसे लंबी नदी होती है गोदावरी, 1465। सबसे छोटी नदी है इसमें से नर्मदा, महानदी। महानदी है 858, ठीक है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको गोदावरी भी पता है सबसे बड़ी, तो फर्स्ट में मिल जाएगा। ऊपर करिए इसको, गोदावरी, ये फोर्थ, और 1 एक ही जगह पे है महानदी। तो आपको दोनों में से सिर्फ एक चीज भी पता होता तो ये बन जाता। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत है? तो नहीं, जीरो तो नहीं है, सॉरी, सिल्वर, हाँ सॉरी, हाँ जीरो है। तो ये अगर आपको पता है तो लगाइए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। अब ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है फिजिक्स का, ध्वनि तरंग के बारे में है, ठीक है। तो ध्वनि क्या है कि मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग। अब वो उसके ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो मीडियम में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, उसमें सबसे फास्ट ट्रेवल करता है। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किस में होते हैं? सॉलिड में। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। तो फर्स्ट है कि जब ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है, सही है। नेक्स्ट, किसी भी माध्यम में जैसे ही तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो तापमान को कम करते हैं, तापमान को जैसे ही कम करेंगे पार्ट दूर जाएंगे, या कोलाइड कम करेंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाते पार्टिकल ज्यादा टकराते और वो इजिली ट्रांसफर होता। तो अगर हम तापमान को कम करेंगे तो ध्वनि की गति बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन बी 2 गलत है। अगर ऑप्शन में हम देखते हो,
तापमान को कम करते हैं तो नहीं नहीं इस, इसका आंसर क्या लिया पीएस से? मुझे जहां तक नॉलेज है कि जैसे ही हम टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो ज्यादा कोलाइड करेंगे पार्टिकल्स, और उसको मीडियम अच्छे से मिल पाएगा ध्वनि को, और ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये गलत है, बाकी आप आंसर देख लीजिएगा। तो एक मिनट फिर आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 71 सी। केवल कथन एक सही है। तो पीएससी ने भी वही आंसर लिया है कि ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड हमको पता था, थर्ड के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे ही सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन छोड़ा जा सकता था अगर आपको नहीं आता है तो। नेक्स्ट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो पौधों को विकास के लिए ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग को चाहिए होता है। तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो अटेम्प्ट करिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। तो जैसे कि मुझे एनपीके के बारे में पता था, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इन तीनों की पौधों को बहुत जरूरत होती है। तो ऑप्शन में पोटेशियम था, उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो पोटेशियम अगर आपको पता था तो लगाइए, नहीं तो आगे बढ़िए। ये भी साइंस का फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पारा कहां कहां से निकलता है करके। तो आपको या तो सारी चीजें पता होनी चाहिए, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 1, 1 2, 1 2 3 और 1 2 3 4, 4 एक ही ऑप्शन में है। तो अगर आपको ये पता है कि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, इससे अगर पारा निकलता है, तो सिर्फ आपको एक ही चीज जानने की यहां पे जरूरत थी। अगर इससे निकलता है तो ऑप्शन 4 सिर्फ इसी बस में है। तो आप सिर्फ एक चीज से आप आंसर लगा सकते हैं, डी। नेक्स्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस का जितना भी इमेज होता है ये वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, आभासी और सीधा। एक तो आपको पता होता है यहां से बना सकते थे, या दूसरा तरीका ये था कि कॉन्वेक्स लेंस का आपको यूजेस अगर पता हो, जैसे गाड़ी की जो रियर मिरर होती है उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, अगर आपको ये पता है तो आप उसमें इमेज देखेंगे, उससे हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट रहता है। अगर आपको वो पता है वहां से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, उससे ये पता वर्चुअल एंड इरेक्ट इरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। अब इससे क्या पता चलता है कि जो लाइट चैप्टर है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे तो आपको सारे देख ले, जो जितने इमेज फॉर्मेशन है वो पढ़ लेना है कि कॉन्वेक्स लेंस से कहां कहां पे इमेज बनता है, और कॉनकेव लेंस से कैसे बनता है, कॉनकेव मिरर से, उसका यूजेस देख लीजिए। उसके बाद आप आइस का भी देख सकते हैं, आइस से भी क्वेश्चन आते हैं। ये भी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। 18 एटीपी इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चन में गेस मत मारिएगा, अगर आपको पता है तो लगाइए, नहीं तो आगे बढ़िए। अब है जल विवाद न्यायाधिकरण। इसको हम पढ़ के तो नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पे भी हम लॉजिक लगा के इसका आंसर बना सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम में हम इसको छोड़ सकते हैं, इस आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये भी पोर्टफोलियो का क्वेश्चन था, मतलब इसके लिए आपको जो 1946 और 47 में जितने मंत्रियों का पोर्टफोलियो था वो याद करना होता है, और चारों का आपको पता होता तब इसका आप आंसर बना सकते थे। तो ये काफी टफ क्वेश्चन है और इसको इजिली छोड़ सकते हो आप। ये काफी इजी क्वेश्चन है, संवैधानिक निकाय, सबने पढ़ा हुआ है। अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, आर्टिकल 338 ए, इसमें दिया हुआ है। बाकी मानवाधिकार आयोग, ये भी संविधान में कहीं नहीं है, एक्ट से बना हुआ है, 1993 के एक्ट से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, मुंबई अटैक के बाद बना है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। आपने वो सीरीज देखा होगा फैमिली मैन, कहीं उसमें एनआईए का ही मेंबर रहता है वो।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये भी संविधान में कहीं नहीं दिया हुआ है, ये भी एक। तो सिर्फ ऑप्शन 2 सी ये करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, कौन से राज्य में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा? काफी टफ क्वेश्चन है, और ये कोई भी नहीं पढ़ के जाता है कि कौन से राज्य में कितना लगा, और ऑप्शन भी वैसे ही दिया है 6, 9, 8, 10। मतलब ये आप गेस भी नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अब ये जो है, किसी भी पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है, इसके करीब 4-5 कंडीशन है। पहले तो वो याद रहना चाहिए, और दूसरा, और याद भी है तो जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप फर्स्ट राउंड में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा। अब इसको भी कोई पढ़ के नहीं जाता है, क्योंकि इतिहास, ना तो क्वेश्चन इतिहास का है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर भी नहीं थे। आर्ट एंड कल्चर में भी क्वेश्चन कायदे से नहीं आना था, क्योंकि अगर चित्रकार है तो उसकी कौन सी चित्रकला फेमस है, ये क्वेश्चन आना था। लेकिन पूछा क्या, उनका डेट ऑफ बर्थ, ये भी कोई नहीं पढ़ा था। ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो क्लियरली। अब सौर मंडल के बारे में पूछा है, ऑप्शंस पढ़ के 99% लोग ऐसे हैं जो इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, कि गैनीमीड क्या होता है, फोबस क्या होता है, डाइमस क्या होता है, किसी ने नहीं सुना। ये कोई खगोल शास्त्री आंसर बता सकता है। ये क्वेश्चन टफ जरूर लग रहे हैं, इसको क्लियरली छोड़ा जा सकता है, और उसके बाद भी आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। मतलब ये एनालिसिस करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप हड़बड़ाए नहीं, आपको जितना पता है सबको भी उतना ही पता होता है, और उसी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैं बस यही चीज दिखाना चाह रहा हूं। बाकी क्वेश्चंस के आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। अब ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन और क्षैतिज तल एजीमत। अब ये क्वेश्चन पढ़ के हिंदी में तो समझ नहीं आता है, पहली बात तो ये क्वेश्चन मैं हिंदी में एक बार देखा तो छोड़ दिया था कि ये क्या पूछ रहा है, कुछ समझ नहीं आया। तो आप ये कर सकते हो, जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, साइंस, इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक्स के जो टेक्निकल क्वेश्चन है, उसके इंग्लिश देख सकते हो। इंग्लिश के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो फर्स्ट राउंड में मैंने क्वेश्चन देख के छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जब सेकंड राउंड में मैंने इंग्लिश देखा, उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने ऑप्शन भी नहीं देखा था। इसीलिए बोलता हूं आप ऑप्शन चारों देखिए। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिया था कि मुझे आंसर नहीं पता। लेकिन जब सेकंड टाइम मैंने ऑप्शन पढ़ा और थियोडोलाइट मिला, उसके बाद रियलाइज हुआ कि मैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, 4 साल हमने सर्वे ही किया हुआ है, और उसके बाद ये क्वेश्चन गलत हो रहा है मुझसे। उसके बाद रियलाइज हुआ कि मैं हड़बड़ा गया था, और ऐसे जब टफ क्वेश्चन आए थे तो बहुत लोग हड़बड़ा गए थे। तो अभी भी मैं भी बोलूंगा कि जब आपको लगे कि आप हड़बड़ा रहे हो, वहां पे 5 मिनट आंख बंद करिए, और उसके बाद शांति से सोचिए कि अगर मुझसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बन रहा होगा। तो जितना बन रहा है मैं सिर्फ उस पर फोकस करूं। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, जब ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहा था ना, तब रियलाइज हुआ कि मैं हड़बड़ा रहा हूं। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि जो नहीं बन रहा है नहीं बनाऊंगा, उसके जितना बन रहा है उतना ही बनाऊंगा। नेक्स्ट, अब जूट के बारे में जनरली हम सिर्फ इतना जानते रहते हैं कि ये पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी उत्पादक है, वहां पे उसकी जूट की मिल है, मोहन जूट मिल उसी लिए स्थापित हुआ है। बाकी पूरा फैक्ट हमको नहीं पता होता है, तो फर्स्ट राउंड में इसको हम छोड़ सकते हैं, बहुत डिटेल में पूछा है। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। IRDAI का जांच पैनल जो बना था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? करंट अफेयर का क्वेश्चन था इसका। आंसर है PU में, आंसर रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर का था, इस साल नहीं आएगा। लास्ट ईयर क्या किया था, हम लोग जनरली जो बोलते हैं कि करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो इंडिया के क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, वो भी किसी से नहीं बन रहे थे। ये जो क्वेश्चन था ये किसी बुक में नहीं दिया हुआ था। तो ये भी हो सकता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व ना हो। लेकिन आप ये सोचिए कि आप जो 2-3 बुक से मार्केट में पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, सबके सब उसी बुक से पढ़ रहे हैं। अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो किसी से नहीं बनेगा। तो उसमें बिल्कुल हड़बड़ाइएगा मत। तो ये क्वेश्चन था, ये भी नहीं आया था करंट अफेयर में। ये क्वेश्चन था करंट अफेयर का, ये पढ़ा हुआ था, ये बन सकता था कि सागर 3 मिशन जो था इसका आंसर है किल्तान, ये बन सकता था। तो करीब 10 क्वेश्चन हम लोग का यहीं पे सही हो गया। नेक्स्ट, अब UNDP द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड किसको दिया गया था? अगर नहीं भी पढ़े हैं तो सोनू सूद बहुत एक्टिव था कोरोना के टाइम पे, तो अगर आप खुद अवार्ड देते तो उसी अवार्ड देते। तो यहाँ पे आप गेस भी लगा सकते थे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो सोनू सूद इसका अवार्ड था। ठीक है, अब क्या करता है PSC 3-4 टफ क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद एक इजी क्वेश्चन पूछता है।
तो उसका लॉजिक सिर्फ यही होता है, जो अगर हड़बड़ा गया पिछले 3-4 क्वेश्चन में, वो जो इजी क्वेश्चन है उसको भी गलत करता है। तो हम लोग का फोकस यही होना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चन है वो नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ था, जो जो हड़बड़ाया था सब ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, जबकि सबने ये पढ़ा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसमें हमको अंडरलाइन कर लेना। जैसे कि अवार्ड कौन दे रहा है, आईसीसी, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर देखिए मेंस के लिए मिला है, फीमेल के लिए नहीं, ठीक है। टेस्ट के लिए मिल रहा है, वनडे के लिए नहीं। तो बहुत लोग टेस्ट और वनडे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वनडे के लिए मिला था उसमें टिक लगा दिए थे। तो एक एक वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है। टेस्ट में मिला था प्लस प्लेयर ऑफ द डिकेड, ईयर नहीं मिला, डिकेड के लिए मिला। मतलब एक एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा हुआ है लेकिन कोई भी वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। टेस्ट है, वनडे है, डिकेड है, ईयर है, मेल है, फीमेल है, आईसीसी ने दिया है, किसी और ने दिया हुआ है। तो इसलिए एक एक वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ये अगर आपने पढ़ा होता तो स्टीव स्मिथ को मिला हुआ था, ये इजी क्वेश्चन था। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेंटल वो चाहिए, मेंटल पीस। जो वहां पे शांत है वही इस क्वेश्चन को बना सकता है। बाकी अगर कोई वहां पे परेशान हो रहा है, वो 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन को डेफिनेटली गलत करके आएगा। तो अल्टीमेटली वही है, अगर आप पीसफुल वहां पे रहोगे एग्जाम हॉल में, आपने साल भर कितना पढ़ा कहीं मैटर नहीं करता। आप वो 2 घंटे में आपका मेंटल स्टेटस क्या है वही चीज डिसाइड करेगी कि आप एग्जाम निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट। इजी क्वेश्चन था, सबने पढ़ा हुआ था। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से नंबर के बने थे, 14वें नंबर के। नेक्स्ट, ये भी सबने पढ़ा हुआ था। यूनेस्को ने लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत किसको यह मिला था, ओरछा ग्वालियर। 12-13 क्वेश्चन हम लोग का यहीं पे हो गया। नेक्स्ट, ये थोड़ा टफ था क्योंकि अवार्ड किसने दिया, हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री। ये नाम किसी ने नहीं सुना था। ऊपर से अवार्ड किसको मिला ये नहीं बोला है, किस बुक के लिए मिला है। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा हुआ था किसी ने, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे। ये इजी क्वेश्चन था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसको परामर्शदाता समूह के लिए जोड़ा था, अर्चना सोरेन। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है ये हर साल आता है ऐसे क्वेश्चन कि भारत की रैंकिंग कितनी है। तो लिंग अंतराल सूचकांक में भारत की 112वीं थी। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है कि भारत की रैंकिंग कितनी है। अगर आप इसको डायरेक्ट याद करने जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप याद करोगे कि इसमें इतना रैंकिंग है, पॉवर्टी में इतना है, हंगर इंडेक्स में इतना है, आप डायरेक्ट याद करोगे कंफ्यूज होगे। इसका तरीका क्या है, 1 to 150 तक एक रैंक बना लीजिए। उसमें स्टार्टिंग से याद करिए कि किसमें फर्स्ट आता है, किसमें थर्ड आता है, किसमें फोर्थ आता है, किसमें 28th रैंक है, किसमें 60 है, किसमें 70 है। उस सीक्वेंस के आगे उसका वो लिख लीजिए, इस रैंकिंग में इतना है। तो उससे आप याद करोगे ना तो चीजें याद हो जाएगी। एक प्लेन पेपर में वही करना, 1 to 150 पूरा रैंक लिख लीजिएगा और उस रैंक के बाजू में यहाँ पे ये रैंकिंग है, फिर वो याद हो जाएगा। और हाँ, जनरली इंडिया का ही पूछता है, छत्तीसगढ़ का तब पूछेगा कुछ अवार्ड वगैरह मिला रहता है। जैसे पंचायत वाला पूछा था कि पंचायत में कौन से तो द्वितीय स्थान मिला था, तो वो भी पूछता है। ये भी इजी क्वेश्चन था। अब संविधान में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में कब डाला गया, ये भी सबने पढ़ा हुआ है, इजी क्वेश्चन था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया था। पांच चीजें डाला हुआ था, वन, वन्य जीव, शिक्षा, मापतौल और न्याय प्रशासन। विवाह तो शायद नहीं है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और नामा 11, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, विकासशील देश। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था। पेपर गोल्ड पद का आशय है, अगर आपको पता है तो बनेगा एसडीआर, ठीक है। ये आईएमएफ का रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब बन सकता था, इजी था। ग्रीन हाउस शायद सर ने पढ़ाया होगा कि सबसे ज्यादा योगदान कौन कौन सा देता है। ऑप्शन डी है CO2, CH4, N2O, CFC। इजी क्वेश्चन था, सर पढ़ाते हैं हर साल इसको, ये बन सकता था आपसे। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका घटता हुआ क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी टफ क्वेश्चन था, क्योंकि पहले हमको सारे जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व उसका नाम याद करना है, वही बड़ी मुश्किल से याद होता है। प्लस उसका ईयर याद करना है कि उस सीक्वेंस में, वो हम बड़ी मुश्किल से याद करते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई भी याद करे। ऐसे क्वेश्चन को आप सीधा छोड़ सकते थे। अम्ल वर्षा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा में क्या होता है, H2O और N2O, इनकी वजह से होता है।
H2O से H2O मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, H2SO4, और N2O से H2O मिलाएंगे तो HNO3, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। इजी क्वेश्चन था। अब इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आया था। पहला है कि सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। गलत है, क्योंकि शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम मूल्यह्रास जोड़ते हैं तब सकल घरेलू उत्पाद आता है, इसलिए गलत हो गया। सेकंड है प्रति व्यक्ति आय शुद्ध घरेलू उत्पाद डिवाइडेड बाई राष्ट्र की कुल जनसंख्या। ये सही लिया है पीएससी, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन जब करते हैं तब आता है प्रति व्यक्ति आय, लेकिन यहाँ पे शुद्ध घरेलू उत्पाद दिया हुआ है, उस हिसाब से आंसर गलत होना था। ठीक है, कथन 2 गलत है। अब विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर है, ये सही है। अगर हम लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो 1 गलत, 2 गलत, 3 सही, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ आ सकता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मतलब या तो पीएससी इसका गलत आंसर ले रहा है, कुछ भी है। तो जहां पे ऐसा लगे आप आंसर छोड़ सकते थे। पीएससी ने इसका आंसर शायद सी लिया हुआ है कि कथन 2 और 3 सही है, लेकिन ये सही नहीं है, तो पीएससी इसका आंसर गलत ली हुई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ सकते थे। तो फर्स्ट राउंड में ही करीब आप 20 से 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब मान ले जाए उसमें 7-8 क्वेश्चन आपका गलत भी होता, फिर भी आपका 15 क्वेश्चन सही हो जाता ओवरऑल। 15 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर, तो 80 हमको फर्स्ट पहले 50 में मिल गया, 30 मिल गया दूसरे में, मतलब कितना हो गया 110। और कोई क्वेश्चन एक आध दो विलोपित होता है, मतलब 2-3 नंबर वहां बढ़ जाएगा। मतलब आपको जितना आ रहा है उससे ही आराम से आपका 113 से 14 नंबर आ गया। कट ऑफ कितना गया था 105। मतलब आप सिर्फ फर्स्ट राउंड में बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करते गए, फिर भी आपका एग्जाम निकल गया। और सब मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपने पढ़ा हुआ है, कुछ भी जो नहीं पढ़ा उसको तो अभी डील ही नहीं किया हूं। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इससे पहले 140 गया था कट ऑफ, आप उसको भी सॉल्व करेंगे तो आपने जितना पढ़ा हुआ है उससे ही आपका 140 आ जाएगा। उससे पहले आप सॉल्व करेंगे तो 130 आ जाएगा। मतलब यही है कि आपने जितना पढ़ा हुआ है, जिस बुक से पढ़ा हुआ है, आप हड़बड़ाइए मत, उससे आपका आराम से बन जाएगा। अगर उसके बाद भी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब आपने रिविजन कम किया है, तो रिविजन बढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस है वो नहीं छूटना चाहिए। और आपने अभी देखा होगा कि जितने बेसिक क्वेश्चन सिर्फ उतने से ही आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको यही करना है। और दूसरी बात यह है कि हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन एक बार भी ये सोचा कि कट ऑफ कितना जाएगा या कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन का डिसीजन हमने कैसे लिया, 2 चीज पे लिया, या तो फैक्ट हमको पता है कि नहीं, फैक्ट नहीं पता है तो अगर लॉजिक हमारा लग रहा है कि नहीं, लॉजिक लग रहा है तो लगाए, फैक्ट नहीं पता तब भी। और जो अगर दोनों चीज नहीं हो रहा है मतलब हम सीधा छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन लगाना है छोड़ना उसका डिसीजन सिर्फ यहीं पे होगा कि हमको पता है या नहीं पता है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि कितना कट ऑफ जाएगा एग्जाम हॉल में, वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको वो क्वेश्चन पूछना है किसी ज्योतिष के पास जाइए, टीचर कोई नहीं बता सकता कि कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, अब आई होप कि इसके बाद तो कोई किसी से नहीं पूछेगा कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किसी को तो कोई डाउट नहीं है ना, वो आप खुद डिसाइड करिए। अब ये जैसे 100 तक हो गया, अब सेकेंड राउंड हम जा सकते हैं, थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, मतलब हमारा एग्जाम इतने में ही निकल जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे कि अब 1.5 घंटे में सॉल्व हो जाता है, थोड़ा हम लोग सोचते हैं और थोड़ा सॉल्व कर लें, तो नेक्स्ट राउंड हम लोग थोड़ा रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो ऊपर ले जाइए। सॉरी, 54th क्वेश्चन। ये भूकंप वाला जैसे कि है, इसका तो आप कोई गेस भी नहीं कर सकते, लेकिन आंसर आपको बता देता हूं। एक भूकंप क्षेत्र का छाया दूसरे भूकंप क्षेत्र के छाया क्षेत्र से सर्वदा भिन्न होता है। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसको याद कर लीजिए सिंपली, क्योंकि कभी अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो आपको हेल्प कर जाएगा, या किसी न किसी ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन दिया रहता है तो हेल्प हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा कृषि जलवायु क्षेत्र में काम आ गया, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बस याद कर लीजिए। ऐसा नहीं कि अब इसके पीछे पूरा डीप में घुस के प्रिपेयर करने लगेंगे, इसको हम सीधा याद कर सकते हैं। फर्स्ट गलत है, फर्स्ट सही है, और दूसरा ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, इसका भी हम सीधा याद कर सकते हैं, CS मार्टिन इसका आंसर है।
इसका तो हमने सॉल्व किया था, ऑप्शन कथन 1 से ही इसका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को तो छोड़ना ही है। ये भी हमसे सॉल्व हो गया था। ये वाला, इसका आंसर बता देता हूं, क्योंकि पट्ट चित्रकला कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, दो जगह पे होता है। अब पश्चिम बंगाल में वैष्णव संप्रदाय फेमस है, और जगन्नाथ कहाँ पे फेमस है? उड़ीसा में। तो अगर आपको एरिया पता होता पट्ट चित्रकला कहाँ पे होता है, तो उससे आप फर्स्ट ऑप्शन लगा सकते थे, कथन एक सही है। मंजूसा चित्रकलाएं होती है बिहार में, और ये जूट और कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। पिथौरा चित्रकलाएं ये भील जनजाति द्वारा की जाती है, और भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात और मध्य प्रदेश। अगर आपको ये पता होता तो शायद इससे सही लगा सकते थे। तो इसका सही है कि सारे कथन सही हैं, लेकिन पीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है, पता नहीं क्यों डिलीट किया है। तो हाँ, अच्छा, हाँ शायद इसलिए डिलीट किया है कि ये तीनों कथन सही है, और मतलब ये भी पीएससी की गलती है, टाइपिंग मिस्टेक। नेक्स्ट, इसका आंसर ये है कि जेबी कृपलानी ने 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। तो इसमें 52 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। और उसके बाद इसको सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय कर देते हैं, और पीसी घोष और टीसी प्रकाशन इस प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये गलत है, ये सही है। तो एक गलत है, दो सही है, ऑप्शन बी होगा इसका। ये तो सॉल्व किया हमने, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये भी सॉल्व किया हुआ है, ये भी बन जाएगा, पाटलिपुत्र वाला भी बन जाएगा। अब यहाँ पे लोकसभा वाला, इस पे हम लॉजिक कैसे लगा सकते हैं? हमको सीट की संख्या एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि एसटी पॉपुलेशन इंडिया में कितना है। एसटी पॉपुलेशन इंडिया में कितना है? ठीक है, एसटी पॉपुलेशन इंडिया में कितना है? 16.6%। और एसटी पॉपुलेशन कितना है? 8.6। ठीक है, अब टोटल कितनी सीट है? 543, ये सही है। अब इसका अगर हम लोग 16.6% निकालेंगे तो कितना आएगा? 84, ये आ जाएगा, ये सही है। अब अगर इसका हम लोग 8.6% निकालेंगे तो करीब 46 दशमलव कुछ आएगा। तो अगर हम उससे मल्टीप्लाई, तो ये 44 आ रहा है, तो ये गलत हो सकता था। अगर हम परसेंटेज निकाले, मतलब लॉजिक से, अगर आपका वहां पे लॉजिक लग रहा है तो ठीक है, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि उसके बाद आप कैसे लॉजिक लगा सकते हो। तो 84 आ जाएगा, और यहाँ पे 87 आता है अगर आप सिर्फ परसेंटेज से निकालेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा ये कि इसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। परिसीमन आयोग के बारे में आर्टिकल 82 में है। ठीक है, अब परिसीमन क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र, जो विधानसभा या लोकसभा होता है, उसका बाउंड्री चेंज होता है, या उसके नंबर्स बढ़ाने कम करने हैं, ये चीज को परिसीमन बोलते हैं। तो ये पढ़ के लग रहा है कि मतलब जब रिस्क लेना होता है तो ऐसे ले सकते हैं कि आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। पढ़ के लग रहा है कि परिसीमन आयोग शायद इसका निर्णय लेता होगा। तो 1 गलत है, 2 सही है। अब ये पढ़ के नहीं पता चल रहा है स्पीकर बनाता है या क्या बनाता है। तो 1 और 2 की बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 सही है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। 1, हाँ 1 करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता है, नहीं सॉरी, 1 और 3 गलत है, हाँ ये सही हो सकता है। 1 गलत है और 2 सही है। तो यहां पे आप लॉजिक लगा सकते थे कि ये ऑप्शन सी सही हो सकता है। मतलब ये थोड़ा रिस्क है, मतलब अगर आपको रिस्क लेना है तो ऐसे रिस्क लगा सकते हैं, वही बोल रहा हूं। लेकिन एकदम कोई भी अगर आपको लॉजिक नहीं लग रहा है तब बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। अब वो जैसे कि परसेंटेज वाला था, वो आपके ऊपर है, वहां पे सबका लॉजिक नहीं लगता है कि परसेंटेज भी निकाला जा सकता है। या छत्तीसगढ़ में भी आप आरक्षण निकालेंगे तो उनका जितना पॉपुलेशन होता है लगभग उतने ही प्रतिशत के आसपास रहता है, तो वो आप लॉजिक लगा सकते थे वहां पे। नेक्स्ट, ये सॉल्व कर लिया हम लोग।
ये है सी इसका, ठीक है। ये नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन था। हाँ, एक मिनट, तो ये जो मिश्र धातु, इसका ट्रिक बताएं क्या सर कुछ? जैसे कि जो जर्मन सिल्वर था, इसका ट्रिक था नीताजी, ठीक है, बताए होंगे ना? हाँ ठीक है। हाँ, नीताजी, पिताजी, काटता, ये बताए होंगे ना सर? नहीं बताया? ठीक है, जैसे कि जर्मन सिल्वर का, अब ये याद करते हो जर्मनी विदेश है, तो गरीब लोग नहीं जा पाएंगे, कौन जा पाएगी? नीता अंबानी, नीताजी, ऐसा करके याद कर लीजिए। तो नीताजी, जर्मन सिल्वर किससे मिलके बना होता है? नीताजी, तांबा, जिंक, तीनों से मिलके बना हुआ है। अब काटता, कांसा, त ता, त से तीन, त से तांबा, कांसा का ये हो गया। और उसके बाद पिताजी, पीतल के लिए, ताजी, ता से तांबा, जी से जिंक, तो पिताजी, काटता और नीताजी, ये तीनों का ट्रिक है। नेक्स्ट, ये बन गया था। नेक्स्ट, रोक दीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन संविधान का है। आर्टिकल 262 में इसके बारे में है कि नदी जल विवाद प्राधिकरण, लेकिन संविधान में जनरली कोई नहीं पढ़ता है कि कितना स्टेट के बीच में है। अब इसमें अगर हम लोग लॉजिक लगाएं तो संविधान का क्वेश्चन है, लेकिन ज्योग्राफी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या क्या पता है ये देखते हैं। महानदी जल विवाद प्राधिकरण, महानदी हमारे छत्तीसगढ़ का, इससे स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और कहीं पे जाता ही नहीं है ना, कहीं पे उसका बेसिन है। दो, डी का 2, सॉरी डी का 4, लेकिन यहाँ पे तीनों में फोर्थ है, तो ये नहीं होगा, मतलब ये हो सकता है। अब आप हमको बाकी देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी नदी इसमें से कौन सी है? गोदावरी। इसकी बेसिन भी होती है, हम लोग पढ़े थे, महाराष्ट्र में होता है, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा जाता है। तो सबसे बड़ी नदी यहाँ पे यही है। और इसके जनरली क्या होता है, जो रिवर्स होते हैं उसके आसपास की स्टेट्स में उसकी बेसिन्स होती है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी कोई राज्य होगा तो गोदावरी का हो सकता है, तो गोदावरी का 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा? नर्मदा और महादाई। तो दोनों में बड़ी नदी तो नर्मदा है। महादाई का तो मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ था, मतलब अगर नहीं सुना है मतलब ये मैं मान के चल रहा था कि कोई छोटी मोटी नदी होगी, तभी नहीं सुना हुआ है। और दूसरा ये था कि नर्मदा नदी में सरदार सरोवर डैम है, वो पढ़ा हुआ है। अब वो 4 राज्यों को प्रभावित करती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो हो सकता है चारों राज्य के बीच में कोई विवाद हो, ऐसा कुछ लॉजिक लगा सकते थे। और दूसरा ये सिंपल लगा सकते हैं कि महादाई से तो बड़ी है, इसलिए 3, अगर 3 और 4 हमारे पास बचा हुआ है, तो महादाई का 3 होगा और नर्मदा का 4, और गोदावरी सबसे बड़ी है तो 5, और महानदी तो अपने को पता ही है। तो ये ऑप्शन सिर्फ ए बचा, 1 2 3 4। मतलब ऐसा भी हम लॉजिक लगा सकते हैं। संविधान का क्वेश्चन है, लेकिन हमको ये नहीं सोचना हमने नहीं पढ़ा हुआ है, सीधा ज्योग्राफी का हमको नॉलेज है, हम उससे सॉल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, ये तो हमको पता नहीं था, लेकिन मैं आंसर बता देता हूं। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, और आजादी के बाद भी एक्टिव थे, कुछ भी श्रम आंदोलन होता था उनमें इनकी भूमिका होती थी। जगजीवन राम। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, 46 में भी 47 में भी। एच भाभा पहले वाणिज्य मंत्री थे, और बाद में इनका पोर्टफोलियो चेंज हुआ, पावर और माइनिंग मिनिस्टर थे। तो सिर्फ सी एच भाभा का पोर्टफोलियो चेंज हुआ था इसमें। और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। तो आंसर इसका सी है। ये तो पता ही हमको। इस पे कोई ट्रिक नहीं था ना, हम गेस कर सकते थे। बट इसका आंसर बता देता हूं मैं। मणिपुर में 10, उत्तर प्रदेश में 9, बिहार में 8, उड़ीसा में 6। अब किसी पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है, उसका 5-6 कंडीशन है। अब कोई भी जब हम चुनाव होता है तो 2 चीजें होती है।
एक तो उसका वोट कितना मिला ये देखते हैं हम लोग, और दूसरा उसको कितना सीट मिला। तो दोनों के बेसिस पे उसका कंडीशन रहेगा। पहला सिर्फ अगर हम लोग वोट देखें, वोट शेयर, तो 8%। राज्य का जो विधानसभा चुनाव उसमें या तो 8% मिलेगा या लोकसभा चुनाव में 8%। अब वोट और सीट दोनों के अकॉर्डिंग देखें तो वोट थोड़ा कम करेंगे तो सीट बढ़ाएंगे। 6%, कोई भी विधानसभा चुनाव में या तो 6% उसको सीट मिले, सॉरी वोट मिले, और अगर लोकसभा चुनाव है तो 1 सीट मिले मिनिमम, और अगर राज्य विधानसभा चुनाव है तो 2 सीट। तो ये 3 कंडीशन हो गया। पहला क्या था 8%, दूसरा 6% में 2 कंडीशन था, अगर राज्य विधानसभा चुनाव है तो 2 सीट, और अगर लोकसभा है तो 1 सीट। 2 कंडीशन हो गया। तीसरा क्या है, सिर्फ सीट के बेसिस पे, अगर विधानसभा चुनाव है तो टोटल सीट का 3%, या फिर जो टोटल सीट है उसमें से 3 सीट, जो भी ज्यादा है। ये विधानसभा के लिए हो गया। और लोकसभा के लिए ये कंडीशन है कि 25 सीट अगर है, हर 25 में से 1 सीट मिलना चाहिए। तो ये सीट के बेसिस पे हुआ। तो 3 चीजें हैं, एक सिर्फ सीट के अकॉर्डिंग, एक सिर्फ वोट परसेंट के अकॉर्डिंग, और एक तो दोनों का मिक्स। तो ये 3 कंडीशन है। तो पहला कंडीशन सही है, दूसरा भी सही है, ये कंडीशन नहीं है, चौथा भी नहीं है। तो अगर ऑप्शन देखें तो सब में केवल वर्ड यूज किया हुआ है। केवल 1 और 2 तो सही है, लेकिन केवल गलत है, क्योंकि उसके अलावा भी और सारे कंडीशन है। इसलिए इसका आंसर लिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। बट फिर भी ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, इसको भी क्लियरली छोड़ सकते हो आप। इसका आंसर ये है कि बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जबकि शुक्र होता है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। शनि का उपग्रह गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि का नहीं है, ये बृहस्पति का है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तो उसका उपग्रह भी सबसे बड़ा होगा। तो बृहस्पति का जो उपग्रह है ये है। तो ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों गलत हो गया। ऑप्शन 3 ये सही है, नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैसों के वलयों से घिरा हुआ था, ये सही है। फोबस और डाइमस मंगल के 2 उपग्रह है, ये भी सही है। तो 3 और 4 जिसमें भी सही है, ये सी, ये करेक्ट है। जो वर्टिकल एंगल होता है और हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, एलिवेशन और एज्यूमेट दोनों के बीच का जो एंगल बनाता है डिवाइस, वो थियोडोलाइट था। बट ये जनरली कोई भी कोई अगर पास्ट हिस्ट्री किसी की इंजीनियरिंग रहा है या कभी इसका यूज किया वही बना सकता था। पीएससी में हम अंदाजा नहीं लगा सकते थियोडोलाइट क्यों पढ़ना है, क्योंकि ना प्री में है ना मेंस में। तो प्योर लक था ये क्वेश्चन। अब जूट का है, यहां पे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। जूट हम लोग को ये पता है पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल मतलब समुद्र के पास में, तो जो जितनी भी राज्य समुद्र के पास होती है वहां पे आर्द्रता ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम और वो भूमध्य रेखा से ऊपर है तो गर्म भी रहा होगा। मतलब पश्चिम बंगाल क्या कोई ऐसा कंडीशन, पश्चिम बंगाल में का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, मतलब वहां पे पक्का ऐसा कोई कंडीशन होगा कि वहां फेवरेबल है। तो उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु, ठीक है। तो ये सही हो सकता था ऑप्शन 2। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में होता है, सीमित है। पश्चिम बंगाल पूर्वी राज्य है, ये भी सही हो सकता था। अब दूसरा ये कि उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु, जो भी जिस भी फसल की ऐसी डिमांड है उच्च तापमान आर्द्र जलवायु, तो उच्च तापमान रबी फसल में कभी हो नहीं सकता है, रबी ठंड के टाइम पे होता है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो आप पश्चिम बंगाल के थ्रू ये दोनों लॉजिक लगा सकते थे। तो ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट है, 1 गलत है, ये ऑप्शन बी। तो ऐसा लॉजिक इसमें लगा सकते थे। ये तो प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। इसका ये आंसर था द पेशेंट असेसिन। ये जो जलियांवाला बाग वाला इवेंट है ना 1919 का, उससे रिलेटेड इसमें बुक है। और उधम सरदार उधम सिंह के बारे में सुना होगा आपने, उससे रिलेटेड बुक थी है।
अर्चना सोरेन करेंट अफेयर का था। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके बाद के सारे क्वेश्चन बन गए ना। 96। तो बताने का मेरा यही पर्पस था। पहला चीज, आपको अटेम्प्ट का बिल्कुल नहीं सोचना है, आपसे जो बन रहा है बनाइए। नेक्स्ट क्या है, आपने जितना पढ़ा हुआ है वो सफिशियंट है, ये तो आप लोग को समझ आ गया होगा। और जहां भी आपको एग्जाम हॉल में कुछ हड़बड़ी हुई, उस मैं बार बार यही सोचता हूँ और आप लोग भी वही सोच सकते हो, अगर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, किसी से नहीं बनेगा। हमेशा यही चीज सोचना, ठीक है। और उसके बाद अभी तक आपने जो भी पढ़ लिया हुआ है उसको बस रिवाइज करिए। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम मिलता है तब पढ़िए। मतलब कभी भी ये मत करिए कि जो पढ़ा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट चीजें, इसको छोड़ के कुछ भी ऐसी चीजों पे जा रहे हो जो नहीं पढ़ा हुआ है। तो वो क्वेश्चंस क्या है कि आने की प्रोबेबिलिटी एक तो कम होती है, और दूसरा आ भी जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सही आपसे लगने वाला है। तो उन क्वेश्चंस के पीछे बिल्कुल मत भागिए, ठीक है। और तो एनालिसिस तो कंप्लीट हो गया। अब मेरे हिसाब से आप इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी ईयर के क्वेश्चन आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है। तो बाकी चीजें बाकी प्रीवियस ईयर के आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, उसको कराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, किसी को कुछ है डाउट, ठीक कैसे क्वेश्चन और कुछ हो गया ना, तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।